हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखती है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा निखारपन आएगा। तो ऐसे में हम लगातार सीरीज चला रहे हैं। जो लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं वो लोग पिछले वीडियोस को अवश्य देखें, प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट करें। बहुत सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आपको प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट, DSSP, KVS, NBS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रेपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और ये आपके फ्री कोर्सेज से काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है, कंप्लीट अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेगा, अनलिमिटेड PDF नोट्स होंगे और बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो 80% ड्रॉप आउट है प्राइसेस में। सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो थे वो 3600 रुपये 6 महीने के लिए थे, लेकिन अब 699 पर उपलब्ध हैं। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 899 पर है। और यूपी टेट, सी टेट और स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं सभी सारे के सारे जो भी कोर्सेज हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर मतलब एक्सेस किए जा सकते हैं। अप्लाई करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, मत भूलिएगा। EM टेट रेफरल कोड अप्लाई करने पर 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 700 का कोर्स आपको 70 रुपये कम पर मिलेगा। और अगर DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS इत्यादि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इनकी प्राइसेस की डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी लाया है शिखर, जो एक कंप्लीट बैच कोर्स है रीट की प्रेपरेशन करने के लिए। लेवल 1 और 2 के लिए 80% डिस्काउंट प्राइस पर यह भी अवेलेबल है। और ये जो बैच है 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। हमारे रेफरल कोड EM टेट को ज़रूर यूज करिएगा जिससे कि 10% का इंस्टेंट और ह्यूज डिस्काउंट आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर हमने पहला क्वेश्चन देख ही लिया है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो दोस्तों GV मावलंकर था। ठीक है, ये GV मावलंकर थे जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, इसको आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दें। अगला क्वेश्चन है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालिका के आदेश द्वारा, या संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प के द्वारा, कि कानून के द्वारा? तो दूसरे क्वेश्चन का जो दोस्तों सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर C ही है। संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प के आधार पर कोई नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? NIEO यानी कि नीओ का पूरा स्वरूप क्या है? तो NIEO का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, यानी कि विश्व व्यापार को और सुसंगठित, गतिशील और बाधा मुक्त बनाने से संबंधित एक प्रस्ताव। ठीक है, जो 1970 में क्या हुआ था? उद्योग और विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व के विकासशील देशों द्वारा पारित किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या फुल फॉर्म है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नीओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चौथा लेते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो बंद को सबसे पहले असंवैधानिक करार दिया था दोस्तों केरला ने। केरला हाई कोर्ट ने बंद को सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था।
दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? 72, 74, 76 या 78? तो 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है 1972 है। इसका सही जवाब शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। देखा जाए दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित समझौते को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता था। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और जबकि पाकिस्तान की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अन्य भी समझौता हुआ है जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है या सौर है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है दोस्तों तापीय। क्या है? तापीय, थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा। अगला है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति की भी उच्च दर रहे और बेरोजगारी की भी उच्च दर रहे तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ है स्फीति युक्त गतिहीनता। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी दशा है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की भी स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में एक और जहां ऊंचे मूल्य तथा अधिपूर्ण रोजगार की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो वहीं दूसरी ओर कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी, अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी आदि दृष्टिगोचर होती है। तो एक तरीके से स्टैगफ्लेशन का मतलब है तबाही, चौतरफा तबाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां लेते हैं यहाँ पर, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, दुर्लभ मुद्रा 8वां प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, या ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है दुर्लभ का मतलब यही है, हार्ड करेंसी उसी को कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो, अर्थात जिसे प्राप्त करना कठिन हो। एक अनार हो 100 बीमार हो, तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो सके उसको क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो मुद्रा है वो हार्ड करेंसी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो दोस्तों ये है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यही CEO है जो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। अगला है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति या जनजातियां या राज्य? तो 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य। भारत में अधिकांश जो वन संपदा है वो राज्यों के हवाले है और इनका मालिक राज्य ही है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में, संस्कृत में, आर्मेयिक में या प्राकृत भाषा में? तो 11वां जो प्रश्न है, आरंभिक अगर मैं बौद्ध साहित्य की बात करूं तो दोस्तों ये पाली भाषा में रचे गए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत, थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने वाला सबसे अहम भारत में राज्य कौन सा है? तो नो डाउट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे? ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। 18वां प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों A.O. ह्यूम था। ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा 18वें का।
अब दोस्तों 19वां प्रश्न लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका लोकमान्य तिलक का है। ठीक है दोस्तों, लोकमान्य तिलक। 15वां प्रश्न लेते हैं। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है, ऑप्शन ही यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, प्रिंट आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, टाइपिंग मिस्टेक है। टीपू सुल्तान। कौन है दोस्तों इसका कहने वाला? टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान ने ही कहा था कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। अगला 16वां क्वेश्चन लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह को, राजा भगवान दास को, कि राजा जय सिंह को? तो 16वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा जय सिंह। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जय सिंह को। अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है? 17वां प्रश्न, चीनी का कटोरा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा, चूंकि गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, इसी वजह से इसको चीनी का कटोरा या शुगर बाउल कहते हैं। 18वां प्रश्न लेंगे। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? कपास, चावल, गेहूं या गन्ना? तो 18वां प्रश्न है, सही जवाब है IR-20। ये दोस्तों चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, चावल की। अगला है, वह पुष्प कलिका जिसके मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मसाले के रूप में, पुष्प कलिका है ये। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये और कोई नहीं, लौंग ही है। जी हाँ दोस्तों, लौंग। पुष्पकली भाग इसका खाने योग्य भाग होता है। 19वें प्रश्न का सही जवाब लौंग। 20वां प्रश्न लेते हैं। वह कौन सा ऐसा फल है जिसे असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? मतलब दोनों क्वालिटी हैं, असली फल और दिखावटी फल, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और इस फल का नाम है दोस्तों केला। क्या नाम है इसका? केला। केला ऐसा फल है जिसको असली फल भी कहते हैं और दिखावटी फल भी कहते हैं, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगला है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत की, श्रीलंका की, इजराइल की या पाकिस्तान की? तो ये दोस्तों श्रीलंका की थी, भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। 22वां प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं दोस्तों, अधिवक्र ग्रंथियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथियां, ये हमारे शरीर में प्रत्येक वक्र यानी कि किडनी के अग्रभाग में स्थित होती हैं। और ये ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं। अधिवृक्क जो ग्रंथि का बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला भाग से अगर हम बात करें तो स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रिनेलिन और एप्रिनेफ्रीन है, जो मानव हृदय और रुधिर वाहिनियों में रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो बात कर रहे थे दोस्तों एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रीन हार्मोन की। तो यह हार्मोन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। एड्रिनेलिन लड़ो या भिड़ो,
ये लड़ो मरो करके हार्मोन भी कहते हैं, तो ये युद्ध हार्मोन है, एड्रिनेलिन, इसका थोड़ा सा टिपिकल नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा, ग्रंथि पूछा था तो अधिवृक्क। चलिए अगला लेते हैं, भारत में अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सॉरी इसमें पूछा है। तो दोस्तों भारत में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में, और 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में, कपूरथला में, या हैदराबाद पेरम्बूर में, या वाराणसी या पेरम्बूर में। तो दोस्तों अगर बात करें तो भारत में रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो दोस्तों कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कपूरथला और पेरम्बूर में। अगर बात करें दोस्तों तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो स्थित है ये कपूरथला पंजाब में है। 1955 में, कब? 1955 में तो दोस्तों मैं बता रहा था 1955 में पेराम्बूर चेन्नई में स्थापित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं, रेलवे कोच फैक्ट्री है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड है, ये भी अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 43, 44, 45, 46। तो 46 होती है दोस्तों, 23 जोड़े या 46। दोस्तों 23वां प्रश्न है ये, इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 23वें नंबर में है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, मछली पर सीधे, या उसके नीचे, या पानी की सतह पर? तो इसका सही जवाब है जहां मछली दिखाई दे रही है, मान लिए मछली है तो उसके नीचे मारे। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित अगर आप ब्रेकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्किमिडीज के नियम को आप फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट। आर्किमिडीज का नियम 27वें प्रश्न का सही जवाब है, आर्किमिडीज का नियम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला, गति का दूसरा, गति का तीसरा, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? तो इसका सही जवाब है गति का पहला नियम। देखिए, छड़ी से पीटने पर कालीन का साफ हो जाना न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के सिद्धांत का उदाहरण है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के इस प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, मेघाच्छादन वाला मौसम, आई मौसम, अनार्द्र मौसम? तो 29वें का जो सही जवाब है साफ मौसम। ठंडी की ऋतु में अगर साफ मौसम होगा तो आप ज़्यादा ठंडी रियलाइज करोगे। अगला प्रश्न है, किसी सिल्क माथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होगी? 100 मीटर से 200 मीटर, 400 मीटर से 600 मीटर, 1000 मीटर से 2000 मीटर, या 4000 मीटर से 6000 मीटर? तो 30 नंबर का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, 400 मीटर से 600 मीटर। अगला है,
जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है? कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट या कैल्शियम और सोडियम के कार्बोनेट। तो 31वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण ही जल की स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस आती है। जल की स्थायी कठोरता आसवन विधि से यानी कि डिस्टिलेशन या सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये दोस्तों बढ़िया सा प्रश्न है, आसान सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो दोस्तों वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण, इंकजेट, मुद्रक, प्लाटर, प्रकाशित लक्षण या सीसा। तो 34वें का सही जवाब है प्रकाशित लक्षण। ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये जो है एक निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है। अगला है, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। तो 35 नंबर का सही जवाब है दोस्तों सीसा, सोना। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी? दिए गए विकल्पों में सोना सही है। 35 नंबर का सही जवाब सोना है। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन या ऑक्सी एसिटिलीन। तो 36वें का सही जवाब है ऑक्सी हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा ताप किस में होगा? ऑक्सी हाइड्रोजन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना सा है, इसको रहने दीजिए। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो कौन सी मुद्रा दोस्तों? पीसो। तो पीसो की बात करें तो ये दोस्तों मुद्रा है मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? विकलांगों को, अनाथों को, गरीब ग्रामीणों को या गरीब नगरवासियों को आवास देने से संबंधित योजना है। तो दोस्तों गरीब ग्रामीणों को आवास देने की योजना है इंदिरा आवास योजना। अपने गांव देहातों में देखा होगा, जो कॉलोनी वगैरह मिलती है उनमें लिखा रहता है इंदिरा आवास योजना। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य वेद और उपनिषदों में वर्णित धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, पहला क्लोन पशु डॉली कैसा पशु था? खरगोश था, चीता था, बिल्ली था, भेड़ था। तो दोस्तों ये भेड़ थी, डॉली। पहला क्लोन जो पशु है वो डॉली है और यह एक भेड़ है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु, वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश या जलवायवीय कारक या जैविक यौगिक। तो 43वें का जो सही जवाब है जलवायवीय कारक बनाते हैं, पर्यावरण नहीं, ये जलवायवीय कारक बनाते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑब्वियस सी बात है ओजोन ही होगी।
इसकी बहुत किल्लत पाई जा रही है। और ये ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन बताएं तो नीले रंग की सड़ी मछली जैसी गंध वाली एक विशेष गैस है, ठीक है दोस्तों। और ओजोन गैस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटेन वैज्ञानिक डॉक्टर जाय फॉरमैन ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल का पता लगाया था। अगला प्रश्न लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन ये दोस्तों मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके? मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। जैविक ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो ये जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सौर प्रणाली की जो खोज है कॉपरनिकस ने की थी। किसने? कॉपरनिकस ने। अगला है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल की अगर बात करा जाए दोस्तों तो ये चित्रकारिता में प्रसिद्ध हुई थी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी दोस्तों आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से। लास्ट है, पुस्तक द एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी थी? 50 नंबर का सही जवाब सलमान रुश्दी है। सलमान रश्दी, रुश्दी कुछ भी कहो, द एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस ये सलमान रश्दी की रचना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।